हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का केजीएस डिफेंस देहरादून के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सलमान अली। आज हम मिले हैं बच्चों एक सेशन के साथ में, जिसमें कि आज हम जानेंगे मॉडुलस और जीआईएफ के बारे में। अगर देखा जाए तो कैलकुलस के अंदर बच्चों ये टॉपिक बहुत सारी चीज़ों के साथ मर्ज होकर के मिलेगा आपको। जैसे कि मेनली आपके साथ में डिस्कस करूँ तो लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और यहाँ तक कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडुलस और जीआईएफ क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हल्की सी एक बात मैं बता दूं। मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें कि ये चीज़ आपको, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मॉडुलस और जीआईएफ को अच्छे से पढ़ करके चले जाओगे तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी और बाकी जितने भी क्वेश्चंस में ये मर्ज होगा वहां पर सारे क्वेश्चंस आप इजीली डुएबल कर पाओगे। अब एक बात समझते हैं सबसे पहले तो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है ना। मॉडुलस फंक्शन को एक दूसरे नाम एब्सोल्यूट फंक्शन से भी जाना जाता है। देखने में कैसा नजर आता है हमको? ये देखने में बच्चों ये नजर आता है कुछ इस तरीके का, है ना। ऐसा दिखता है हमको, ये एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स हमारा करके लिखा जाता है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी वैल्यूज इसके अंदर रखी जाएंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कैसा भी नंबर हो, ऑलवेज ये हमको आउटपुट देगा। कैसा? पॉजिटिव नंबर आपको हमेशा के लिए आउटपुट मिलेगा। ठीक है। आप लोगों को जो भी ग्राफ, जो भी फंक्शन आप पढ़ोगे ना, आप लोगों को उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना जरूरी है। ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना क्यों जरूरी है बच्चों? ग्राफ अगर आप इजीली पढ़ पा रहे हो ना, तो आप उससे काफी सारी चीजें बता पाओगे। खैर, मैं बताता हूं सबसे पहले कि ड्रॉ कैसे करना है फंक्शन के ग्राफ को। सबसे पहले एक बात समझिएगा, जो ये मॉड एक्स है ना बच्चों, इसके लिए एक बात बोली जाती है, एक चीज होती है जिसका नाम होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज है? इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों क्रांतिक बिंदु। अब ये क्रांतिक बिंदु क्या चीज है, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं, क्रिटिकल पॉइंट है क्या चीज ये। बट आप ये समझिए क्रिटिकल पॉइंट को हम फाइंड आउट करते कैसे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी मॉडुलस के अंदर बात रखी हुई है, आप उस बात को सबसे पहले जीरो के बराबर इक्वेट करके लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कल के दिन कुछ और आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने में बच्चों, ये भी हमारा मॉडुलस फंक्शन है, बट इसका क्रिटिकल पॉइंट इस बार जीरो नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कौन इसका क्रिटिकल पॉइंट है? जो भी मॉडुलस के अंदर है, आप उस बात को जीरो के बराबर इक्वेट करिए। जैसे ही आप इस बात को जीरो के बराबर इक्वेट करोगे बच्चों, एक्स की वैल्यू आपको कितना मिलेगा? देखो, वन मिलेगा। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो नंबर यहां पर रखने पर, एक्स की जगह पर रखने पर आपका मॉडुलस का पूरा आंसर जीरो बन जाए। पूरा आंसर अगर आपका जीरो बन गया ना, तो वो चीज आपका क्या कहलाएगा बच्चों? वो चीज आप लोगों का क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? देखो, जीरो। अब इधर पर सिचुएशन को समझिएगा। सबसे पहले आप बनाइए एक नंबर लाइन। ये रही हमारे पास में नंबर लाइन। कभी ना कभी आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो या लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी हो, तो वे भी कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल वैसा वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन पर एक नंबर लिखिए जीरो, जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये नंबर लाइन हमारा पूरा नंबर लाइन दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर हमारा दो पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है। कुछ पोर्शन उसका पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन उसका नेगेटिव है। कितना पोर्शन उसका पॉजिटिव होगा ये पता करने के लिए क्या करोगे बच्चों? रैंडमली कोई जीरो से बड़ा नंबर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, वन टू थ्री, कोई भी नंबर आप रैंडमली पिक कर सकते हो। मैंने चूज कर लिया वन। अगर मैं वन को पकड़ करके मॉड के अंदर रखता हूं तो आंसर मिलेगा वन। अच्छा, ध्यान रहे इस बात का, जब हम साइन कन्वेंशन कर रहे होते हैं, यानी कि साइन चेक कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को यहां पर इस जगह पर जो नंबर लिख रहे हैं उसका मॉड नहीं लेना हम लोगों को ना, मॉड बिल्कुल हटा देना है। तो आंसर मिला मेरे को वन। आंसर चाहे जो भी आए, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि जो नंबर हमारा एज अ आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मुझे मिला आंसर पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन मार्क करूंगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता कि हम, अगर मैं जीरो से छोटा कोई नंबर पिक करता, डेट इज माइनस वन ले लेता, तो माइनस वन को अगर मैं मॉड के अंदर रखता माइनस वन को मॉड के अंदर रखने के बाद आप बताओ आंसर क्या आता? हमारा नेगेटिव आता है ना। तो इधर पर क्या मिल जाता मेरे को? माइनस मिल जाता। तो अब इधर पर समझिएगा चीज को, जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। कैसे? देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? देखो, मैं इस बात को एफ एक्स इक्वल्स टू लिखूंगा। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है एज अ प्लस एक्स में खुलेगा और माइनस एक्स में खुलेगा, प्लस एक्स में खुलेगा और माइनस एक्स में खुलेगा। बच्चों, प्लस एक्स में कब खुलेगा ये चीज आपका? आप नंबर लाइन पर अगर ध्यान दो ना, तो प्लस एक्स में कब खुल रहा है ये चीज आपका? ये चीज खुल रही है जब एक्स का वैल्यू आपका क्या है? जीरो से बड़ा है, जीरो से ग्रेटर है। और माइनस एक्स कब आपका खुल रहा है ये चीज? जब आपका एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है। आप इतना भी ध्यान रहे, फंक्शन आपका पूरी जगह पर डिफाइन था, तो आप दोनों में से किसी एक जगह पर इक्वल्स टू का साइन लगा लीजिए ताकि आपका फंक्शन डिफाइन रह सके। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये चीज हमने लिख लिया इतना इतना। अब इस चीज को समझिएगा, इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता था वो समझने की हमको जरूरत है। देखो, ठीक है,
ये ग्राफ पढ़ाने के बाद, इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है बताने के बाद मैं कुछ पीवाईक्यूज तुम्हारे साथ में सॉल्व करूंगा, तब देखना कितना ईजी वो चीज़ तुमको लगेगा। अब इधर पर नोटिस करो, इस जगह पर सबसे पहले आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊं ये वाली लाइन कौन है बच्चों, आपका y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स आपकी एक लाइन ऐसे ही होती है, ये जो कि ओरिजिन से पास करती है, स्लोप उसका 1 होता है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री होती है, ये सारी बातें। तो y इक्वल टू एक्स आपकी एक लाइन है जो कि आपका 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए, यानी कि डोमेन उसका डिफाइन है राइट हैंड साइड में 0 से आगे के लिए। तो आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये लाइन जो आपने ड्रॉ करी है बच्चों, इसको नीचे नहीं बनाना आपको, क्योंकि नेगेटिव वाले पोर्शन में जाना नहीं है हमको। अब इसके बाद में एक काम करो, एक लाइन ये बना दो आपने ये बना दी। तो बच्चों जो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रही है, जो दो ब्रांचेज है हमारी, इसलिए इस वाली चीज को हम y इक्वल टू एक्स कहते हैं, और ये चीज आपका y इक्वल टू माइनस एक्स है। और ये जो कॉर्नर बना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को स्पष्ट रूप से मैं लिख भी दे रहा हूं, ये हमारा कॉर्नर है, कोना है। इस कॉर्नर को स्पेसिफाई क्यों किया मैंने बच्चों, इस कॉर्नर को स्पेसिफाई मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि यही चीज हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। अभी आगे चल के बताता हूं ये क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज है। ठीक है, ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब मैं 2-3 बातें इसके बारे में खास बताता हूं, देखो आप लोगों को क्या चीज है। एक टर्म होती है डोमेन, अगर आपने कभी ना कभी सुना हो इस चीज को, तो हिंदी में इस बात को बोला जाता है वैसे प्रांत। डोमेन का मतलब क्या होता है, अब मैं डोमेन को तुमको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताता हूं कि कैसे देखना है। डोमेन वो चीज होती है जब आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, डोमेन एक्स को ही बोला जाता है। जब आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, एक्स एक्सिस पर चलने को आपको ग्राफ या तो ऊपर या नीचे नजर आ जाए। अब आप यहां से कहीं पर भी चल सकते हो, एक बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइन ना बने, फंक्शन इमेजनरी ना बने, ये सब बातें, लेकिन अभी कर्व के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो नंबर लाइन पर चलने पर अगर आपको ग्राफ नजर आ रहा है तो वो सब चीज मेरा डोमेन है। तो डोमेन क्या होगा इस बात का, मेरा आर, कैपिटल आर इसको बोलोगे। दूसरी बात क्या है बच्चों हमारे पास में, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, अगर मैं x को सब्सटीट्यूट करता रहता हूं तब। अब आप y एक्सिस पर चलना चालू करोगे, y एक्सिस पर चलोगे जब आप, तो देखोगे ग्राफ आपको कहां पर नजर आ रहा है। क्या यहां पर खड़े होकर के ग्राफ नजर आ रहा है, नहीं, ग्राफ कहां से आना शुरू हुआ बच्चों, यहां से। ये पॉइंट कौन था, कॉर्नर पॉइंट, दैट इज 0, 0 से मेरा ग्राफ आना शुरू हुआ है ऊपर तक। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आपका ये बात रहने वाली है। बोलो अब ये बात समझ आई है। अब मैं तुमसे कुछ और बातें इसके बारे में करता हूं। क्या ये ग्राफ तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है, पहली चीज तो ये बात समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व है ये तुम्हारा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि सतत फलन है। अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या चीज होती है, हल्की सी चीज इसके बारे में भी समझिएगा। वो ग्राफ जिसको आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, ये ग्राफिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, हालांकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एक और, एल एच एल आर एच एल एफ ए तीनों बराबर हो जाए, बट आप ये समझिएगा अगर ग्राफ बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो चीज आपकी क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात यह है, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, उसको बोला जाए, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की अभी मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर किसी कर्व पर आप टेंजेंट को खींचो, एक स्लाइड यूज करूंगा, देखो मैं, अगर मान लो कि आपके सामने में मैंने एक कर्व बनाया, ये कोई कर्व था, देखो हमारा ये कोई कर्व है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, बिना पेन उठाए इसको बना पा रहा हूं मैं। अगर मैंने इस कर्व के इस पॉइंट को सेलेक्ट करा, मान लो कि ये वाला मैंने पॉइंट सेलेक्ट करा, अब आपको इस पॉइंट पर क्या करना है ना बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, टेंजेंट कहते हैं उस बात को हम। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींचूं, अगर उस स्पर्श रेखा को आप खींच पा रहे हो तो वो कर्व उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब मैं आपके सामने में एक दूसरा कर्व रखता हूं, देखो इधर पर, अगर मैंने आपके सामने में ये कोई कर्व बनाया, ये कोई कर्व बनाया इस तरीके से, क्या ये कर्व हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ए पॉइंट पर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये टूट गया क्योंकि कर्व बनाते समय पेन उठाना पड़ेगा मुझे। अब एक बात बताओ, क्या ये कर्व हमारा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन बताओ क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल, क्योंकि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एलएचडी और आरएचडी के थ्रू इस साइड में इधर एलएसडी जाएगा और ये चीज आपका आरएचडी। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो कर्व अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कर्व डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं लास्ट, अगर मान लो कि मेरे पास में ये कोई कर्व था, ये कोई कर्व था इस तरीके का, इस कर्व पर यहां पे क्या बन गया है, देखो कॉर्नर। जब कहीं पर कॉर्नर बन जाए तो वहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को एक चीज ये पता चली कि जब भी कभी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या कहीं पर कर्व के कॉर्नर बन जाएगा तो वहां पर वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब हमको इस चीज को अपने ग्राफ में यूज करके देखना है। कॉर्नर बताओ कहां पर बना है, कॉर्नर बना है 0 पर, है ना, तो 0 पर कर्व क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए बात को, तो कर्व हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। केवल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हालांकि बाकी सब जगह पर ये हमारा डिफरेंशिएबल है।
और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। कर्व हमारा डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर, जीरो से इन्फिनिटी में कर्व हमारा इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग वाला पोर्शन, ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये मॉडुलस की बात रही हमारे सामने में। अब मैं आप लोगों से एक चीज और पूछता हूं, देखो इधर पर, अगर मानो कि मेरे पास में कोई दूसरा कर्व आ जाए, एक छोटी सी बात बताना इधर पर, अगर मेरे पास में ये कोई कर्व आ जाए, एक और चीज सिखा दूं मैं आप लोगों को साथ के साथ, मॉड ऑफ x माइनस वन आ जाए, अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप मुझे एक बात बताइएगा, मॉड x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना आएगा बताओ? वन। जैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट पता चले ना, आप कर्व को इजीली बना सकते हो। कैसे बनेगा इसका कर्व, सोच के देखो अब एक बार आप लोग। अगर क्रिटिकल पॉइंट आपका वन है, बात सिंपल है बहुत, कर्व का क्रिटिकल पॉइंट वन, इसका मतलब ये है कि कर्व का जो कॉर्नर है, जो कोना है आपका, वो कहां पर बनेगा? वो कोना बनेगा आपका वन पर। ये देखो आप बात को, कोना कहां पर बनेगा आपका? वन पर बनेगा। तो बताइए यहां पर कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। अब बताइए क्या कर्व हमारा जीरो पर डिफरेंशिएबल है? जीरो पर, जीरो पर, ये जीरो है, देखो ये जीरो है। क्या कर्व हमारा जीरो पर डिफरेंशिएबल है? एग्जैक्टली जीरो पर हमारा कर्व इस बार डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो के सामने देखो ना कर्व टूटा हुआ है ना कॉर्नर बना हुआ है। अब आपसे कोई पूछे क्या कर्व आपका x इक्वल टू वन पर डिफरेंशिएबल है, आप मना करोगे। रीजन क्या है इसका? वन पर डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि वन पर हमारा क्या सेट हो गया है? कॉर्नर। जहां पर कॉर्नर बन जाए वहां पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इजी बात। अब अगर यही चीज आप ऐसे बताओ किसी से कि भाई अगर मेरे पास में कोई कर्व ये है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू दे दे आपको कोई, अब क्या होगा सोचो। देखो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है ग्राफ का, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 बार से जो पेपर हमारा सेट हो रहा है, एग्जैक्टली बताऊं कैलकुलस के अंदर बहुत सारी जगह पर ग्राफ थ्योरी का यूज होगा। अगर आप ग्राफ थ्योरी अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो तो ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। अब ऐसे सोचो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है आप लोगों का? इसका क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों का आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू माइनस टू, ये मिल जाएगा आपको। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर x इक्वल टू माइनस टू हमारा इसका क्रिटिकल पॉइंट रहा, तो बताइए कर्व कहां जाएगा? कर्व कहां पर बनेगा? कर्व बनेगा हमारा कुछ ऐसा, देखो ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट कौन है आपका? माइनस टू। अब बताइए कर्व किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? आप कहोगे माइनस टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। केवल माइनस टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी जितनी भी जगह है, बाकी जितनी भी जगह है वन, जैसे इस कर्व में यहाँ पर वन पे कॉर्नर बन रहा था, यहाँ पे जीरो पे चेक करोगे, जीरो पे कॉर्नर नहीं होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी बात ये देखो आप इस जगह पे खास, कि आपके पास में यहां पर अगर मैं बात करूं डोमेन की, किसकी बात करूं? देखो डोमेन की, डोमेन वापस से वही चीज एक्स एक्सिस पर चलने पर आपका ग्राफ नजर आना चाहिए। रेंज की मैं बात करूं, वाई एक्सिस पर चलने पर आपको ग्राफ अपना नजर आना चाहिए। वही सब बातें आपकी डोमेन रेंज में इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी लास्ट एक बात और बता देता हूं आपको। हालांकि ये पूरा पूरा एक सेशन होता है बच्चों, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ थ्योरी के बारे में, कि ग्राफ बनता कैसे है, पूरा एक टॉपिक होता है ये, ठीक है। कुछ बेसिक कर्व मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप पढ़ करके काफी सारे क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने में कर्व लिख दिया इस बार, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर अभी भी आपसे कोई इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछेगा ना बच्चों, आप इसको जीरो ही कहिएगा। रीजन क्या है इस बात का? रीजन ये है बच्चों इस बात का, जो इसके अंदर एक्स है ना, उसको जीरो के बराबर मैंने लिखा, तो वो एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया मेरे को, है ना। वन से कुछ कुछ नहीं करना आपको, वन क्योंकि बाद में ऐड हो रहा है, वन अगर हमारा बाद में ऐड हो रहा है तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है, वो आपका चेंज इन फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या चीज है, देखो ये चीज और ये वाली बात, ऐसा कुछ आपका, ये किसका ग्राफ होता था? ये मॉड एक्स का ग्राफ होता था, बट एक्स इक्वल टू जीरो पर होता था ना ये। अब ये प्लस वन हो गया है, प्लस वन बाहर मॉड के हुआ है, यानी कि ग्राफ आपका अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा। देखो बोलो ये बात समझ आती है? तो ये वाला पॉइंट आपका और कोई नहीं है, ये वाला पॉइंट आपका है कितना? देखो वन। तो ग्राफ इस तरीके से स्विच होते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरीके से जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये कहना सही रहेगा हमारे लिए कि जो भी मॉडुलस फंक्शन होता है ऑलवेज आंसर क्या देता है? हमारा पॉजिटिव आंसर देता है। इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं इस केस में अभी तुमसे डोमेन पूछूं, अगर अभी इस वाले केस में तुमसे डोमेन पूछूं, तो डोमेन क्या कहोगे बच्चों? इसका आर कहोगे आप, अपना रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब होगा आपका। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसका रेंज बताओ क्या होगा। अब ये मत कहिएगा कि जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से नहीं कहना इसको, क्योंकि जीरो हमारा यहाँ पर है, जीरो के और वन के बीच में देखो ग्राफ नहीं है हमारा। ग्राफ हमारा कहाँ से आना शुरू हुआ है? ग्राफ हमारा आना शुरू हुआ है बच्चों वन के बाद से, ऊपर तक जा रहा है ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ। तो ये जो वन के बाद से आना शुरू हुआ है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? देखो रेंज बोलेंगे। और रेंज क्या कहोगे आप अपना? वन से लेकर के इन्फिनिटी, और वन हमारा क्लोज में रहेगा, ठीक है। क्लोज का मतलब वही है कि वन हमारा इंक्लूसिव है, वन इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इतनी चीज जानने के बाद एक क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों, छोटा सा, ठीक है।
ये देखो, ठीक है। वीडियो पे पॉज करके आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, लेट द कर्व एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई डोमेन अगर मुझे बताना है, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। अब लेकिन मैं आपको, देखो आंसर तो आप इजीली कर पाओगे इस बात का, मैं इस कर्व के रिगार्डिंग बहुत सारी और भी बातें आपको बता सकता हूँ। देखो, कर्व अगर स्केच करना आपको आ गया ना तो बहुत सारी बातें उसको बताई जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मान लो उसने आपको डोमेन पूछा, अगली बार आपसे रेंज पूछ सकता है, डिफरेंशियबिलिटी पूछ सकता है, और भी बहुत सारी बातें इसमें की जा सकती हैं। तो पहले तो ये बताओ हमको क्या बोला गया, डोमेन। डोमेन होता है एक्स एक्सिस पर चलने पर कहाँ से कहाँ तक हमको ग्राफ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें हमारी डोमेन है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये चीज। और अगर आपसे कोई रेंज पूछता है इस बात की, तो रेंज क्या होती है बताओ इस बात की, रेंज होती है 0 से लेकर के इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट में। इस तरीके से हमारा मॉडुलस फंक्शन काम करता है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को जाननी है। खैर, अब आइएगा इधर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आप इतना ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उनका सबसे मन पसंदीदा फंक्शन है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस वो सेट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर हर बार के तरीके से। बस एक ही चीज सब में कॉमन होती है कि आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्पेशली जब लिमिट्स लगती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यूज क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आता है, ये सब बातें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है वो काम बता देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। पहले इस चीज को देखिएगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस बात को, ठीक है। ये चीज आपका, ये चीज, इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। मैं बताऊंगा स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं। ऐसा सिंबल होता है, कई जगह पर आपको ऐसा भी सिंबल देखने को मिल सकता है, ये चीज आपको, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में बोला जाता है। बच्चों इसका काम ये है कि किसी भी नंबर को आप इसके अंदर रखोगे ना, कोई भी नंबर आ जाए यहाँ पर, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो आप इसके अंदर रख सकते हो। बट जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो आपको ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने इंटीजर कहा है, स्पेसिफाई नहीं किया पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये हमारा। अब पहले मैं आपको इसका काम बता देता हूँ, सिनेरियो क्या है इस चीज का, ठीक है। जल्दी से देखेंगे इस बात को। अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर 1.1 रखा, ये रखा मैंने, तो मुझे ये बात पता है कि मेरा आंसर 1 आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग आपका राउंड ऑफ से नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये राउंड ऑफ कर देगा चीजों को, है ना। अब जरा इधर पर देखो, ये वाला वैल्यू मेरे पास में 1 रहा, ये 2 रहा। अब आप कहोगे आपने 1 और 2 क्यों मार्क करे। 1 और 2 मैंने इसलिए मार्क करे बच्चों क्योंकि 1 और 2 के ही बीच में कौन आएगा, 1 और 2 के ही बीच में हमारा 1.1 आएगा। यहाँ पर कौन रहा, देखो हमारा 1.1 रहा। और अब ये बात समझिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नाम इसका भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट काम इसका थोड़ा अपोजिट रहता है। काम अपोजिट क्यों है इसका, काम अपोजिट कहने का मतलब है ये आंसर जो देता है ना अपने प्रीवियस इंटीजर से देता है। 1.1 के प्रीवियस में देखो कौन है, 1.1 के प्रीवियस में है आपका 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। मान लो कि मैंने आप लोगों से ये कहा कि मेरे पास में वैल्यू है 2.8, 2.8 मेरे पास में कोई नंबर है। अब आप इमेजिन करिए 2.8 आपका कहाँ पर होगा, 2.8 आपका दो इंटीजर्स के बीच में होगा, वापस से ये 2 रहा और ये कौन रहा आपका 3 रहा। 2.8 आपका कहाँ है, 2.8 आपका इस जगह पर है, ये चीज रही आपका 2.8, है ना। 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में होगा तो वापस से आंसर बताइए क्या होगा इसका, इसका आंसर प्रीवियस इंटीजर होगा, दैट इज आपका 2। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन डील करेगा ये। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ पर GIF के अंदर 5 पिक करके रख दूं, 5 तो आपका ऑलरेडी ही इंटीजर है। अगर 5 आपका ऑलरेडी ही इंटीजर है तो वो इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा, तो वो 5 का तो 5 ही आएगा, ठीक है। जो इंटीजर होगा वो इंटीजर ही देगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि मैंने -1.4 पिक किया, तो -1.4 का आंसर क्या रहने वाला है। आप पहले ये चीज देखिए, -1.4 किस किस के बीच में होगा, -1.4 होगा आप लोगों का -1 और -2 के बीच, ये रहेगा ना। -1 आगे होगा, -2 आपका पीछे होगा, -1.4 यहीं कहीं इनके बीच में लाया करेगा। ये रहा हमारा माइनस का 1.4, -1.4, ठीक है, ये आ गया। अब -1.4 का GIF सोचो, -1.4 का GIF क्या होगा, देखो -2। तो इस चीज में गलती नहीं करनी, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, -1.4 का GIF -1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं, प्रीवियस वाला इंटीजर लिखना है। अब मैं इसके ग्राफ के ऊपर बात कर लेता हूं जल्दी से। ग्राफ इसका किस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्राफ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने GIF का यूज यहाँ तक कि एरिया अंडर कर्व में भी करा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन आपको बस कर्व पता होना चाहिए, बेसिक बात कि कर्व हमारा होता कैसा है। अब ऐसे सोचो बच्चों, नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर बने हुए होंगे, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर रखना चालू करो, 0 रखो, 0.1, 0.2, सारे ही नंबर्स आप रखते चलोगे ना, तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, 0। 0 पर आपका आंसर 0, 0.1, 0.2, 0.5 सब पर आंसर आपका 0, ये चीज आपका ऐसा कुछ। आप यहां पर ये समझिएगा बात, यहां कहीं पर आपका नंबर एक रहा होगा 1,
अब जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर 1 पुट करोगे ना बच्चों, तो 1 पर तो आंसर 1 आ जाएगा, बट ये सामने किसको देख रहा है बता दो, 0 को। तो 1 पर अगर आंसर 1 आएगा ना, तो ये स्विच करेगा थोड़ा सा हाइट ऊपर, कितना ऊपर बताओ, वाई एक्सिस पर 1। तो यहां पर देखने की बात है, 1 को ये ड्रॉप करेगा इधर पर, बट 1 पर वैल्यू पकड़ेगा सामने कितनी, देखो ये 1 पकड़ेगा इस जगह पर, ये वाला वैल्यू और कोई नहीं है, यहां पर ये चीज आपका 1 रिप्रेजेंट हो रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर लाइन पर आगे चलो, ध्यान से देखो इस बात को, मैं नंबर लाइन पर चल रहा हूं बट आंसर मार्क वाई के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने 1.1 लिख लिया, 1.1 पर आंसर कितना होगा 1, 1.7 पर आंसर 1, ये सारी चीजें 1 पर ही चलेंगी हमारी। अब आप ये सोचिएगा इस जगह पर, यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 2, 2 पर फिर स्विच करेगा ये चीज आपका इधर से, फिर आपका थोड़ा सा और आगे से। अब आप ये सोचिए, यहां पर ये 1 आ गया है, ये चीज आपका 2 आ गया है, ये चीज 3 आ गया, इधर पर कौन आ गया, देखो आपका 2 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और पीछे में आते हैं, और पीछे आओगे बच्चों तो देखो 0 पॉइंट माइनस का 0.99 माइनस का 0.5, इन सब का GIF -1 होगा, तो इसको ड्रॉप करिए थोड़ा सा नीचे, नीचे से इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये वाली बात। ठीक है, ये सब ग्राफ अभी हम बना रहे हैं ताकि आगे चल करके अभी हम जो क्वेश्चंस देखेंगे PYQs, वो हम क्वेश्चंस इजीली टैकल कर पाए। ये -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ रहा हमारा ये। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं इसके डोमेन रेंज के बारे में। आपको मैं बता दूं, इससे बहुत सारी चीजें पता करी जा सकती हैं। GIF आपका एक मैनी वन फंक्शन है, पीछे हमने पता करा मॉडुलस फंक्शन, ये भी हमारा मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये सब बातें की जा सकती हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं जल्दी से डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है, मैंने अभी बताया आपका, जब आप एक्स एक्सिस पर चलोगे तो आपको रियल नंबर लाइन पर चलना है और ग्राफ को देखना है ऊपर या नीचे। तो ग्राफ आपको हर जगह पर नजर आ रहा है, तो ये चीज आपका -∞, ये चीज आपका इन्फिनिटी। अब अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं, तो रेंज समझिएगा, अभी मैंने बोला ना कि आप कुछ भी रखो आपको आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। आई का मतलब जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारा यहाँ पर। तो हर बार आपको कैसा आंसर मिलेगा, इंटीजर ही आप लोगों को आंसर मिलेगा। अब बात कर ली जाए इसकी कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, तो इधर पर समझते हैं। देखो जल्दी से, कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे, इसको डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीजर, एट एवरी इंटीजर। जितने भी इंटीजर आप देख रहे हो ना बच्चों, उन सब पर हमारा ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, अभी क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि ग्राफ के थ्रू तुमको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। ध्यान रहे, नंबर जो 1 है ना तुम्हारा, ये डोमेन में है इसके, इसीलिए डोमेन 1 में जब आप पिक कर रहे हो तो 1 वाली चीज को आप देखो, कह रहे हो कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ये। अगर आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आप जब पेन उठा लोगे, जहां पर भी आप पेन उठा लोगे, तो वो चीज आपका कर्व से क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल वाली बात भी बताएगा। तो ये चीज भी कहिएगा आपका यहाँ पर, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी इंटीजर। जितने भी आप इंटीजर्स देखोगे बच्चों, उन सभी पर क्या होगा तुम्हारा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कर्व को बनाते समय पेन उठ रहा है। जब भी आप पेन उठाओगे तो कर्व आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंशियबिलिटी भी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमारा कौन रहा, ये GIF रहा। अब इसी के बेसिस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन हम दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये 2 बार रिपीट हो रखा है, 2022 सेकंड और 2024 सेकंड, दोनों बार में आया था ये क्वेश्चन। पढ़े देखो, लेट z इक्वल टू, और जहां पर भी मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूं बच्चों, प्लीज आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए खुद से सॉल्यूशन को डील करके देखें। अगर नहीं आता है तो फिर प्ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब जैसे कि z इक्वल टू क्या दे रखा है, GIF ऑफ y बाई एंड बाई इक्वल टू, ये कुछ फंक्शन है हमारे पास में इस तरीके से। ठीक है, हालांकि इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अब इस लाइन पर थोड़ा सा गौर करना है हम लोगों को। इसने बोला हम लोगों को कि x जो है ना बच्चों, हमारा x जो है वो हमारा क्या नहीं है, बताओ, x हमारा इंटीजर नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है, x हमारा इंटीजर नहीं, लेकिन खास बात यह है कि वो पॉजिटिव है। अब आपके दिमाग में ये थॉट जरूर आना चाहिए कि अगर x इंटीजर नहीं है बट वो पॉजिटिव है, तो आप क्यों ना एक नंबर ऐसा ले लो जो नॉन इंटीजर हो, जो नॉन इंटीजर हो, बट वो आपका क्या रहे, बट वो आप लोगों का ऐसा नंबर रहे जो आपका इंटीजर ना हो, बट आपका वो पॉजिटिव रहे। कुछ भी ले सकते हो नंबर, मान लो कि मैंने 1.1 ले लिया, ठीक है, 0.9 ले सकते थे, 1.7, जो मन करे वो आप ले सकते हो। हर बार आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये FPF है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जिसकी वजह से हर बार आंसर आपका सेम मिलेगा। अब एक काम करते हैं, हम लोगों को z तो निकालना है। z तब निकल पाएगा जब आपका y निकलेगा। y कैसे आएगा बताओ, इधर पर 1.1 का GIF माइनस का 1.1। अभी मैंने आपको GIF को भी सॉल्व करना बताया। 1.1 का GIF आपका 1 होगा और 1.1 का GIF आपका 1.1 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 0.1 आ जाएगा, इजी।
अब इसके बाद में मुझे y तो मुझको मिल गया, मुझे चाहिए था बच्चों z। अब z कैसे निकलेगा वो समझो। z की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना है माइनस ऑफ 0.1, माइनस 0.1 का GIF कितना होगा बच्चों -1 होगा। तो सिंपल भाषा में हमने देखा कि ये हमारा ऑप्शन इजीली करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात की जाए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये 2024 सेकंड में आया था हमारा। ठीक है, आप इसको इजीली खुद से भी टैकल कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये GIF है। हालांकि आपको 0.999 इतना बड़ा नंबर भी नहीं सोचना, 0.9 नहीं करके भी इस बात को सॉल्व करोगे तो भी इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, ये बगल में F1.001 है, इसको भी यहाँ पर रख करके इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब आप 1.001 का स्क्वायर करोगे ना तो वो लगभग 1 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, तब उसका GIF भी आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी आंसर हो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब मैं लेकर के चलता हूं आपको एक छोटी सी बात पर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, या उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये वाला कुछ। ठीक है, अब जो दो फंक्शन हमने लिखे थे इस जगह पर, जो भी फंक्शन हमने लिखे थे, देखो जो भी हमारा फंक्शन ये हमारा मॉडुलस है अब इस बार। ठीक है, आप यहाँ पर एक काम कर रहे हो, देखो हर बार हम क्या काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कभी मॉडुलस आ रहा है, कभी हमारा GIF आ रहा है। दोनों में हम लोगों को ये चीज़ आराम से डिस्कस करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मैं आपके सामने में एक बात लिखता हूँ कि ये 1 से लेकर के हमारा 3 तक फंक्शन जा रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात करूँ यहाँ पर, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो पहले मान लो कि मेरे पास में ना ये कोई कर्व है, आप इससे बड़े अच्छे से सीख जाओगे। देखो मान लो कि मेरे पास में ये कोई कर्व है ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा है हमारा। ठीक है, अब इधर पर ध्यान देना बच्चों, इस कर्व के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, ये वाला पॉइंट आपका A है, ये वाला पॉइंट आप लोगों का B है, ये वाला पॉइंट आप लोगों का C है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये कर्व है मेरा जिसका नाम है y इक्वल टू fx, और मैंने आपके सामने में एक ये बात लिख दी a टू c fx dx, है ना, ये चीज लिख दी है मैंने। ठीक है, ए टू सी का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से लेकर के सी तक हमको करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्या आपका बी पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है? बट ये बताओ ये वाला पॉइंट किसका है, बताओ, नॉट डिफरेंशिएबल का। ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू बी पर। अब जब कोई प्रोसेस रिवर्स होता है ना बच्चों, मान लो कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो डिफरेंशिएशन का ही तो रिवर्स है। अगर किसी पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है ना, तो उस पॉइंट पर इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो होता क्या है, जब आप ए से लेके सी तक जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये फंक्शन क्या होगा, देखो आपका स्प्लिट होगा। कैसे, देखो ए से लेकर के बी में, और फिर वापस से कहां पर बताओ बच्चों, बी से लेकर के सी में। इस तरीके से स्प्लिट होगा ये। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कुछ इस तरीके से। अब अलग अलग करके हम सेपरेट करके इस बात को कर सकते हैं डील। यहीं पर अगर आपका कॉर्नर बन जाता तो कॉर्नर के केस में भी यही चीज सेम चलती है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो इंटीग्रेशन भी उसका पॉसिबल नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज मैं हिंट करूंगा, कैलकुलेशन आपकी रहेगी। अब 1 से लेकर के 3 तक जा रहे हो, एफ एक्स डी एक्स डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास में। ये एक क्वेश्चन ये रहा इसका, और एक क्वेश्चन हमारे सामने में ये है। ये दो क्वेश्चन आए थे बच्चों हमारा, 0 से 2 है, फिर उसके बाद 1 से 3 है। इजीली पकड़ पाओगे आप इस बात को। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम लोगों को इस चीज को डिस्कस करना है। देखो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों हम 0 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं। आप कहीं से कहीं पर भी जाओ, बस इतना ध्यान रखना है कि जब मॉडुलस लगता है ना, तो बच्चों कॉर्नर बनते हैं, हमेशा कॉर्नर्स बनते हैं। ठीक है, अब इधर पर ध्यान दो, पता कैसे चलेगा कहां पर कॉर्नर बनेगा, बहुत इजी बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट रहे होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। क्रिटिकल पॉइंट इसके निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 के बराबर रखोगे। बच्चों इस क्वाड्रेटिक को आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। तो x माइनस टू एक्स प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो x का वैल्यू एक बार कितना आया 2, और एक बार कितना आया बताओ -1। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। बच्चों होता है ऐसा, जब क्वाड्रेटिक होगा तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आए, बट जितना डिग्री हायर जाएगा उतने ही क्रिटिकल पॉइंट आपको सामने मिलेंगे। पिछली बार आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला क्योंकि लीनियर इक्वेशन था, जैसे मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3, तो वो लीनियर है। अब आप क्या काम करोगे, इधर पर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, या आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब इस नंबर लाइन पर दो चीजें देख लो आप, कौन कौन सी है बताओ। एक तो आपका -1 रहा, और दूसरा पॉइंट आपका कौन रहा बता दो, 2 रहा।
टू से कोई बड़ा नंबर पिक करोगे, वापस से वही चीज सॉल्व करोगे कि आप लोग ये जज करोगे कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आएगा। टू से बड़ा मैंने कोई नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने थ्री ले लिया, थ्री को यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कैसा, देखो पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा नेगेटिव और यहाँ पर कैसा पॉजिटिव। हर बार ऐसा ही होना है ये। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, जीरो से लेकर के टू तक। पहले आप मुझे ये बताओ, जब आप जीरो से लेकर के टू तक जाओगे तो जीरो से टू में जाने पर, जीरो से टू में जाने पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सोच के देखो एक बार, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा जीरो से टू में। आप मुझे ये बताओ जीरो कहाँ पर है, जीरो आप लोगों का यहीं कहीं पर लाई करेगा, देखो यहाँ कहीं पर तुम्हारा जीरो लाई करेगा ये, ठीक है। जीरो से हम टू में जा रहे हैं, आप बस ये बताओ इस जगह पर माइनस वन से टू के बीच में ही तो कौन पड़ा रास्ते में, हमारा जीरो पड़ा। अब आप बताओ बच्चों, जीरो से टू के बीच में फंक्शन हमारा कैसा खुला, याद करिए जब मैं अभी मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता रहा था तो मैंने मॉड को पॉजिटिव नेगेटिव में खोला था। तो अब ये फंक्शन कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। और अगर ये फंक्शन नेगेटिव खुलेगा तो आप लिखेंगे कैसे इस बात को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो से लेकर के आपने टू लिखा, ये जो मॉड है आप इसको माइनस साइन बाहर देंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और ये तुम्हारा dx, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा, ये माइनस साइन बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, ये बनेगा तुम्हारे पास में एक्स क्यूब अपॉन में थ्री माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू और माइनस का टू एक्स, जीरो से लेकर के टू, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आपको इजीली बहुत साफ शब्दों में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट वाले सवाल के बारे में, वन से लेकर के थ्री तक। अब आप वापस से सोचिए वन से थ्री में क्या होगा, एक बार दोबारा वापस से मैं आप लोगों के लिए नंबर लाइन बना दे रहा हूं। दो जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे वो कौन कौन थे हमारे, एक माइनस वन था और दूसरा कौन था हमारा टू। ये माइनस वन रहा और ये टू रहा। आप बस इतना बताइए क्या पिछली बार हमारी लिमिट ब्रेक हुई, नहीं हुई। क्योंकि क्यों नहीं हुई लिमिट ब्रेक हमारी, क्योंकि जिस वैल्यूज को हम बाउंड कर रहे हैं ना बच्चों, वो क्रिटिकल पॉइंट से बीचों बीच में लाई कर रहा था। अब यहाँ पे इस सवाल को समझना आसान है कि वन से लेकर के अगर हम थ्री जा रहे हैं तो पहले ये बताइए वन कहाँ होगा, वन आपका यहाँ कहीं होगा और आपका थ्री यहाँ कहीं पर होगा, इन दो चीजों के पोर्शन के बीच में आ गए हम। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था और ये आपका पॉजिटिव था, ऐसा कुछ आपका ये, ठीक है। अब आप बात बताइएगा वन से लेकर के थ्री तक जाने में क्या क्रिटिकल पॉइंट रास्ते में पड़ा, एग्जैक्टली पड़ा है रास्ते में, वो कहां से कहां तक पड़ा है ये बताइए। सबसे पहले आप लिखोगे इस बात को, वन से लेकर के कहां पर, वन से लेकर के कहां पर, टू पर, वन से लेकर के टू तक आएंगे हम, वन से लेकर के टू तक आएंगे। देखो पिछली बार कहां से कहां तक दिया था हमने उसको, जीरो से लेकर के टू तक। इस बार उसने दिया हमको सबसे पहले वन से थ्री, तो मैंने पहले वन से लेकर के टू तक डिस्कस किया है, उसके बाद में बताओ फिर कहां से कहां तक जाएंगे हम, टू से लेकर के थ्री तक जाएंगे, ऐसा कुछ आपका ये इजी। अब जरा गौर करिएगा इस बात पर, वन से लेकर के टू तक तो हम चले गए, टू से लेकर के थ्री तक भी हम लोग आ गए हैं। अब एक बात बताइएगा, वन से लेकर के टू पर ग्राफ जो है या फंक्शन जो है मॉडुलस, वो कैसा साइन शो कर रहा है, वो माइनस साइन शो कर रहा है, तो माइनस बाहर रखिए और इधर पर लिखिए आप अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और इधर पर dx, ऐसा कुछ आपका। टू से थ्री के बीच में कैसा साइन शो कर रहा है प्लस का, तो आप लिखिए इस बात को प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और ये चीज आपका dx। अब कुछ भी नहीं करना है इस जगह पर, बस आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करिएगा, लिमिट पुट करिएगा अपर लोअर और आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यही चीज आपको डिफरेंशिएशन में भी करनी है। अगर कल के दिन आप लोगों को इसी फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन पूछ ले, जो भी फंक्शन है आपका dy बाई dx पूछ ले आप लोगों को, fx मान लो कि किसी पॉइंट पर पूछ लिया है, x इक्वल टू माइनस वन पूछ लिया, देखो उसने आंसर कहेंगे आप नॉट डिफरेंशिएबल। रीजन क्या है, माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट है और अभी मैंने बताया ना कॉर्नर बन जाना डिफरेंशिएबिलिटी को वैनिश करा देता है, इस चीज का ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इसके साथ में, एक बड़ी बढ़िया चीज इसकी देखो। अगर मान लो कि मैं आप लोगों से ये कहता कि भाई आप लोग जरा जीरो से लेकर के टू तक GIF का इंटीग्रेशन करो, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इसके साथ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत सारी बातें। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं जीरो से लेकर के टू तक GIF का। पहले तो ये बताओ क्या जीरो से लेकर के टू तक ग्राफ जो है हमारा GIF का, क्या वो कॉन्टिन्यूअस है, बस इतना बता दो कि ये कॉन्टिन्यूअस है। आप मना करेंगे कि जीरो से टू तक तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
मैं कहूंगा फिर कितने पोर्शन में कॉन्टिन्यूअस है, आप कहेंगे कि 0 से 1 तक, फिर आपका 1 से लेकर के 2 तक। और मैं आपको बता दूं, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूसिव लेकर के चलते हैं, एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। अब इधर पर बात करते हैं जल्दी से, ये वाला पॉइंट हमारा 0 है, ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है। क्या ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर कर्व हमारा टूट गया है। जब कर्व हमारा ब्रेक हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जब कोई कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो हमारी लिमिट 0 से लेकर के 2 तक डायरेक्टली जा रही है, वो 0 से 2 अब डायरेक्टली नहीं जाएगी, वो 0 से 1 जाएगी, एंड देन फिर 1 से लेकर के 2 तक जाएगी, ऐसा कुछ। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं ना आपसे, आप सोचो खुद से एक बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब भी आप जीआईएफ का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो हर बार लिमिट ब्रेक होगी इंटीजर पर जीआईएफ का, अगर उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो। ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा वो अभी डिस्कस करता हूं मैं, क्या चीज होगी साथ में फिर। अब इधर देखो, 0 से 1, फिर 1 से लेकर के 2 तक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी सवाल आए तुम्हारे पास लिमिट का, इंटीग्रेशन का या किसी का भी, बट उसके अंदर जीआईएफ इंक्लूसिव हो, जीआईएफ फंक्शन जब तक अपना वैल्यू ड्रॉप नहीं करेगा, ना तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ना इंटीग्रेशन, और ना ही लिमिट लगा सकते हो आप उसमें। अब मैं दिखाता हूं आपको करना कैसे है, देखो चीजों को। 0 से लेकर के हम 1 तक गए। आप ये बताओ, 0 से 1 के बीच में पहले यहां पर एक वैल्यू ड्रॉप होगी, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। 1 से लेकर के 2 में एक वैल्यू ड्रॉप होगी, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। आप ये बताओ, जीआईएफ जो है आपका 0 से 1 में आंसर क्या देगा? एक्स जो है हमारा 0 से 1 के, यहां देखो आप 0 से 1 के बीच में घूम रहा है आपका। आपका आंसर क्या होगा अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे? तो आप कहोगे आंसर मेरा 0 होगा। अगर मैं कहूं 1 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं, वैल्यू आपका क्या होगा? तो आप कहोगे 1 होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सबसे पहले वैल्यू ड्रॉप होती है तब इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो यहां पर सबसे पहले 0 से लेकर के कहां तक जाओगे? आप 1 तक जाओगे। उसके बाद में बताइएगा इसके अंदर वैल्यू कितनी रहेगी? आपका 0 रहेगा, ये आपका dx रहेगा। फिर प्लस 1 से लेकर के 2 तक जाओगे, यहां पर वैल्यू 1 रहेगा और ये आपका dx रहेगा। आप लोगों को मैं ये भी बात बता दूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में गलती मत कीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का 0 होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन c होता है कांस्टेंट। ये वैल्यू आपका 0, क्योंकि इसने एरिया कुछ भी नहीं बनाया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दूं मैं आपको एक और चीज, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है आपका। तो 1 का जो वैल्यू आया इधर पर, ये कितना आ जाएगा बता दो आपका? ये मिलेगा आपको 1 से लेकर के 2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? x होगा, और यहां से 1 से लेकर के 2, ये आपका 1 मिलेगा। 2 - 1 1, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो इधर पर, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, वो लेंथ इंटू ब्रेथ से आपको 1 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। वो बताना चाह रहा है ये चीज आपको। बोलो इतनी कहानी समझ आती है? अब मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूं इसके अंदर। ये सब बातें आप तभी कर पा रहे हो जब आप जीआईएफ को जान चुके हो, जब आप मॉडुलस को जान चुके हो। मॉडुलस जीआईएफ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर करके जाइएगा इस वाले टॉपिक पर। अब मैं बात करता हूँ जल्दी से 0 से लेकर के √2 तक, या √3 तक ले लेते हैं इस बात को, √3 तक। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x², और ये तुम्हारा dx, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप ये मत सोचिएगा बच्चों कि 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 2 ऐसे, या 1 से लेकर के √3 का वैल्यू तो 1.732 होता है। ये नहीं करना है हमको। अगर ये हमने कर दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ गलत क्यों होगा, अभी देखो बच्चों, ये x² है, x नहीं है। अगर x होता तब उस केस में तो दूसरी बात थी ये। अब इधर पर समझिएगा क्वेश्चन, लिमिट कहां पर ब्रेक होती है अब समझना है हम लोगों को इस बात पर, क्योंकि अभी हम इसके बाद जस्ट एक सवाल पर चलेंगे। आप लोगों को क्या काम करना है, जो भी दोनों ये लिमिट दी हुई हैं, इन दोनों लिमिट्स को आप पुट करिए जीआईएफ के अंदर पर। जैसे ही आप जीआईएफ के अंदर इन दोनों लिमिट्स को पुट करेंगे, एक बार वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और एक बार आप लोगों को वैल्यू इसकी √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। ये आ जाएगी देखो लिमिट, है ना। जीआईएफ को छोड़ ही दो चाहे तो, एक वैल्यू आपको 0 ड्रॉप हुई और एक वैल्यू आपको 3 ड्रॉप हुई। अब आपको ये काम करना है कि 0 से 3 के बीच में देखिए, 0 से 3 के बीच में आपको ये देखना है कि टोटल इंटीजर्स कितने आ रहे हैं। 0 और 3 को छोड़ करके देखो, 0 और 3 के बीच में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं। तो आप कहोगे 0 और 3 के बीच में ना 2 इंटीजर आ रहे हैं। कौन कौन बता दो? एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। सुनो दोबारा से, मैंने पहले 0 रखा x² में, तो x² का वैल्यू 0 पर 0, √3 का स्क्वायर 3, तो 0 और 3 दो इंटीजर आ गए। दोनों इंटीजर के बीच में
कितने इंटीजर आए, 1 और 2 आया। अगला काम क्या है, 1 और 2 पर जितना भी 1 और 2 पर जो ये नंबर आए ना, आपको इन पर इंटीजर इंटीजर तो है पर आपको इस पर लिमिट ब्रेक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो समझो। इन बातों को आप दोबारा से एक बार वापस से इसको इक्वेट करोगे, 1 को दोबारा से इक्वेट किया जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में, और 2 को वापस से इक्वेट किया जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में। जब आप इस बात को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा x का वैल्यू +-1, बट मैं 1 इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि लिमिट ही मेरा पॉजिटिव हिस्से पर है 0 से √3, तो जो इनके बीच में नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव ही लेना है। यहां पर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, +-√2, पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं कितना, देखो √2। अब समझना, देखो आसान कितना है ये चीज। सबसे पहले आप लिमिट ब्रेक करेंगे यहां पर 0 से लेकर के, अब जो पॉइंट आपको मिला अब इस पर लिमिट ब्रेक होगी। सबसे पहले 0 से लेकर के 1, अभी मैंने बताया ना यहां पर एक वैल्यू ड्रॉप होगी, अभी dx लिखिए। फिर उसके बाद में देखिए, फिर प्लस 0 से 1 गए, फिर 1 से लेकर के कहां तक जाना है, देखो 1 से लेकर के √2, 1 से लेकर के √2, फिर यहां पर कोई वैल्यू ड्रॉप होगी ये dx, फिर प्लस अगला पॉइंट देखिएगा √2 से लेकर के अब फाइनल जाइए आप √3 तक, √2 से लेकर के फाइनल चलिए आप अब √3 तक, यहां पर भी एक वैल्यू ड्रॉप होगी ये आपका dx, ऐसा कुछ। अब आप मेरी बात को सुनना, 0 से लेकर के 1 के बीच कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर में पुट करो, आंसर क्या आएगा, आप कहोगे 0, तो ये 0 dx रहा। और आसान बताता हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों है ना, दोनों को पुट कर दो एक्स स्क्वायर में और जीआईएफ के थ्रू आंसर को गुजार के लाओ। 1 का स्क्वायर 1 होगा, जीआईएफ वैल्यू 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का जीआईएफ 2 होगा। लोअर बाउंड पर आंसर 1 दे रहा है, अपर बाउंड पर आंसर 2 दे रहा है, जीआईएफ लोवेस्ट नंबर को पकड़ेगा तो आंसर आपका यहां पर 1 आएगा। अब इस वाले को पिक कीजिए, √2 को रखोगे तो √2 का स्क्वायर आपका 2 आएगा, √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोअर नंबर आंसर देगा तो आंसर क्या रहेगा मेरे पास में 2 dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, आप बस ये बताइए कि इसका वैल्यू पूरा पूरा हमारा कितना, इसका पूरा वैल्यू हो चुका है हमारे पास में 0, ये तो 0 हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। अब 1 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा आपका x, अपर लोअर रख लोगे अभी लिमिट 1 और ये तुम्हारा √2, फिर प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x बचेगा, इधर पर अपर लोअर रख लोगे ये √2 ये तुम्हारा √3। अब देखिएगा x की जगह पर अपर नंबर रखो तो ये √2 -1 देगा आप लोगों को, ये लोअर नंबर यहां पर फिक्स करोगे तो ये आपका ट्वाइस बार चला जाएगा, अंदर बचेगा तुम्हारा √3 माइनस का √2, ऐसा कुछ आपका। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व इजीली इस बात को किया जा सकता है। अब हम चलते हैं इस बार के आए हुए एक अच्छे से सवाल पर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पिक करिए और रीड करने की कोशिश कीजिए। सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ट्राई करने की इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोला गया आपको √2 से √3 तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना है चीज को, और फंक्शन हमारा वही है कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आप लोगों का है ना, ऐसा कुछ। अभी मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले आप लोग √3 को रखिए जीआईएफ के अंदर, √3 को जीआईएफ के अंदर रखने पर आंसर आएगा आपका 3। अब मैं कहता हूं √2 को रखिए जीआईएफ के अंदर, √2 को जीआईएफ के अंदर रखने पर आपका आंसर आएगा 2। अब मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में क्या कोई इंटीजर है? पिछली बार देखिए आपका शायद इंटीजर मिला था, कौन मिला था बताओ आपको, 0 और 3 के बीच में 1 और 2 इंटीजर मिला था। अगर आपको यहां पर कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, नो इंटीजर इन बिटवीन, कोई इंटीजर इनके बीच में नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंटीजर इनके बीच में नहीं है, अब यहां पर लिमिट जो होगी वो ब्रेक नहीं होगी, लिमिट विल नॉट ब्रेक। आप इसी चीज को ध्यान में दीजिए जो मैं कह रहा हूं, लिमिट कब ब्रेक करना है कब नहीं करना है। लिमिट ब्रेक कब होगी, जब यहां पर कुछ इंटीजर मिलेगा, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तब उसमें समझिएगा चीजों को। अब यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू ड्रॉप होगी हमारी, तो देखिए इस चीज को, ये रहा √2 और ये रहा मेरा √3, आप नंबर रखिए बस इस जगह पर, कोई इंटीजर नहीं आया तो लिमिट ब्रेक ही नहीं हुई। √2 रखो तो 2 आएगा, √3 रखोगे तो 3 आएगा, स्क्वायरिंग करके निकालो तो लोअर नंबर कौन आ रहा है 2, तो ये 2 dx आया, 2 को कांस्टेंट बाहर लीजिएगा, x बचेगा इंटीग्रेशन में, ये आपका √2 और ये आपका √3। आप सॉल्व करेंगे इस बात को तो ट्वाइस ऑफ √3 माइनस का √2 आ जाएगा ये चीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया है बच्चों क्वेश्चन, इससे प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार जीआईएफ मॉडुलस इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन पर, पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक बार वापस से हम लोग, ये लिखा हुआ है आपके पास में √2 और ये लिखा हुआ है आपके पास में 2। fx कौन है बताओ आपका, जीआईएफ इसके अंदर पर कौन है आपका x स्क्वायर, और ये रहा आप लोगों का dx।
वापस से एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ ये चीज में। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अंदर 2 रखिए, तो जब आप एक्स स्क्वायर के अंदर 2 रखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सोचो एक बार जरा, ये वैल्यू आप लोगों को मिलेगा 4। देन आप √2 रखिए, √2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आप लोगों को, 2 मिलेगा। अब बताइए 2 और 4 के बीच में क्या कोई इंटीजर है, सोच के देखिए, क्या 2 और 4 के बीच में कोई इंटीजर है? एग्जैक्टली कौन है बताओ, आपका वो 3 है। हम लोग 3 को इक्वेट करने जाएंगे किससे बताओ, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को मैंने रखा 3 के बराबर, जहां पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, √3, प्लस माइनस √3 कह सकते हैं, पर आप √3 रखिए अभी। अब मुझे बताइए लिमिट कहां पर ब्रेक होने वाली है। लिमिट ब्रेक होगी हमारे पास में √2 से लेकर के √3 तक, देन आफ्टर दैट हमारा √3 से लेकर के 2 तक। इधर पर भी dx लिखिएगा और इधर पर भी अभी dx लिखिएगा। अब क्या होगा, यहां पर वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वैल्यूज आएंगी यहां पर। अब बताना वैल्यूज क्या क्या आएंगी। √2 को रखोगे तो 2 आएगा, √3 को रखोगे तो 3 आएगा, तो यहां पर बन जाएगा तुम्हारा ये 2dx। √3 को रखोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर रखोगे तो 4 आएगा, तो आप लोग रखिएगा इस जगह पर 3dx। अब मेरे ख्याल से इसके बाद क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है, तो यहां पर आप इंटीग्रेशन करिएगा, 2x आएगा, अपर लोअर बाउंड आप रख सकते हैं, ये चीज आपका √2 रहा, ये चीज आपका √3 रहा, फिर प्लस आपके पास में इंटीग्रेशन थ्राइस आपका बाहर चला जाएगा 3x, अपर लिमिट आपका √3, लोअर लिमिट ये चीज इतना इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप इजीली आंसर पा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 2016 फर्स्ट पेपर में हमारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम चीज वही करनी है जो अभी मैंने आपको बताया। पहले इस पर वैल्यू निकालिए, इस पर वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने एक आखिरी सवाल पर, जहां पर हम 2024 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम लोगों को इसको करना था डील। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और बात मेरी हमेशा ध्यान रखना है, ये आगे जब आप 2025 का सेकंड पेपर दोगे तो तब भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में पेपर दोगे तो इसको प्रिपेयर करके जाइए, तभी आप लोग अच्छा इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। वहां पर भी आप लोग ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ या क्वेश्चन ना कर पाओ, क्योंकि ये टॉपिक ईजी है। एच एक्स का वैल्यू हमको दिया गया है एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास में, मॉड ऑफ x माइनस 1, और जी एक्स कितना है आपके पास में, जी आई ऑफ एक्स आ गया तुम्हारे पास में कुछ ऐसा। -1 से 0 डील करेंगे हम लोग, तो -1 से लेकर के 0 तक गए। एच एक्स कितना है हमारे पास में, मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये तुम्हारा जी आई एफ एक्स के ऐसी वैल्यू। आप बस मुझे इतनी बात बताइएगा, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 इस प्रॉपर्टी पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, मॉड x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ। मॉड x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, मॉड x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट है आप लोगों का 1। किसके बराबर है बताओ, 1 के बराबर। 1 नंबर लाइन पर आप ये नंबर प्लॉट करोगे तो आपको मालूम चलेगा इधर पर हिस्सा आपका ये पॉजिटिव रहा, ये वाला नेगेटिव रहा। हम -1 से 0 के बीच में है, वो इधर ही तो लाई करेगा ना नेगेटिव पोर्शन में, इसलिए मैंने मॉडुलस को देखो नेगेटिव ओपन किया है। इजी। अब यहां पर आप बात समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी चाहेगा। पहले ये भी चेक कर लेना क्या लिमिट ब्रेकडाउन होगी, नहीं होगी लिमिट ब्रेकडाउन। क्यों नहीं होगी ये समझो, -1 से 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं पड़ता है, अगर पड़ता होता तो हम लिमिट ब्रेक कर देते। अब ये बताओ -1 से 0 के बीच जी आई एफ का वैल्यू क्या होगा। आप कहोगे जी आई एफ का वैल्यू ड्रॉप होगा -1 से 0 के बीच -1। अब बस और कुछ नहीं करना, अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका कितना आ जाएगा ये समझना है अब मेरे को। इंटीग्रेशन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज आपका x माइनस 1 रहा और ये आपका dx रहा, -1 से लेकर के 0। अब तो ये सबसे ज्यादा आसान बात है, x² / 2 माइनस का x, अपर लोअर दोनों बाउंड कर लीजिएगा इसमें पुट, तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पर। 0 से लेकर के 2 हमारा एच एक्स वापस आ गया है। अच्छी बात ये होती है इस सवाल में, ये डायरेक्शन बेस्ड मिलेंगे आपको। अगर आप एक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पा रहे हो तो दूसरे क्वेश्चन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मॉड ऑफ x माइनस 1, और इधर पर कौन है तुम्हारा जी आई ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा dx। अब आपको देखते ही साथ पता लगना चाहिए 0 से 2 एक नंबर मिस है 1, तो 1 पर क्या होगी हमारी लिमिट होगी ब्रेक। तो सबसे पहले 0 से लेकर के 1 तक गए और 1 से लेकर के हम लोग 2 तक गए। लिमिट हमें GIF की वजह से ब्रेक डाउन करानी पड़ेगी, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होगा।
अब 0 से लेकर के 1 के बीच में मॉड कैसा खुलेगा, 0 से 1 के बीच में मॉड खुलेगा बच्चों हमारा माइनस में, मॉड ऑफ x माइनस 1 आ गया आपका ये। अब बताइए GIF क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में सोचो, 0 से 1 के बीच में GIF रहेगा मेरा 0 और ये आ गया आपके पास में dx, इतना इतना, ठीक है। अब बगल वाली चीज से पूछिए 1 से लेकर के 2 में, 1 से आगे बढ़े तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव रहा, इसको पॉजिटिव खोलिए आप, यहां पर आपने खोला इस बात को पॉजिटिव, ये आ गया आपका मॉड पॉजिटिव में। GIF आपका 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1dx मिलेगा, ऐसा कुछ। क्या आप जानते हैं 0 से मल्टीप्लाई ये बात होगी तो ये पूरा ही पोर्शन आपका 0 हो गया, तो इससे तो हमें दिक्कत ही नहीं थी, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज 0। अब बताइए इस वाली बात को आप क्या लिखना चाहोगे, इसको बोलो, ये वाली बात, ये हो जाएगा आपका x² 2 और माइनस का कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि आज के सेशन को आपने एंजॉय भी किया होगा, काफ़ी कुछ नई सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में ज़रूर उसको पूछिएगा, जितना भी हो सकेगा नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, 10-12 दिन आपके रह गए हैं, तो प्लीज़ रेगुलरली आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद आप मॉक दीजिए और अगले मॉक पर तभी जाइए जब आप एनालिसिस कर सकें, ठीक है। बाकी जुटे रहिए, आपका परिश्रम, आपकी जो लगन, जो मेहनत है वो एक दिन जरूर सक्सेस तक पहुंचेगी, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अपना मनोबल बढ़ा करके रखिए और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम की तरीके से दीजिएगा, बिल्कुल भी डर को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से जल्द ही एक नई वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।